चलिए आज अपने दो एनडीए स्टूडेंट से और मिलवाता हूं जिन्होंने एनडीए 1 एनडीए 2 2020 क्लियर करी है। और विवेक कुमार और अभिजीत दोनों ही क्लास हुड फ्रेंड हैं। एक साथ इनकी स्कूलिंग हुई है। ये अलग बात है कि विवेक जो है वो राजस्थान से हैं और अभिजीत जो है वो बिहार से हैं, पर स्कूलिंग एक साथ हुई है। तो अभिजीत और विवेक, सबसे पहले आपको एनडीए 1 एनडीए 2 क्वालिफाई करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बधाई। थैंक यू सर। अभिजीत के साथ थोड़ा सा मैं बता दूं, बच्चों आप लोग सुन रहे हो, थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो विवेक, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप दोनों ही क्योंकि एक साथ पढ़ाई करी है, आपका क्लियर हुआ। और एक और अच्छी बात है कि आज मैं इस इंटरव्यू ले रहा हूं, पर इस इंटरव्यू के साथ एक अच्छी न्यूज आपके लिए ये भी है कि आप ही के बैच का एक बच्चा अभिजीत गिरी, जिसका एनडीए एसएसबी रिकमेंड हुआ है और एयरफोर्स में सिलेक्ट हुआ है। थैंक यू अभिजीत। तो विवेक, मैं जानना चाहूंगा एक एक करके, अभिजीत और विवेक दोनों से ही, कि आप मुझे अपनी सक्सेस जर्नी बताइए कि किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की, क्या चीजें थी जहां पर आप लैग करते थे, उनको दूर किया, एनडीए 1 एनडीए 2 दोनों क्लियर किया। और अब मुझे पता है आप एसएसबी में जाने वाले हो, तो डेफिनेटली ये भी एक होगा कि आप एसएसबी भी क्रैक करोगे, पूरी उम्मीद है मुझे। और ये थॉट लेके भी नहीं जाना है क्लियर होगी कि नहीं, ये थॉट लेके जाना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस स्टोरी और पढ़ाई का पैटर्न क्या था। Sir, actually, starting introduction, I am Vivek Kumar. I belong to Churu district of Rajasthan, state of India, and my father is presently serving in army as a Havalda, and my mother is homemaker. So, sir, journey start हुई थी 12th के बाद। जर्नी में फर्स्ट था, फेलियर था। 20 दिन का गैप था क्योंकि मैं सीएस बैकग्राउंड से था, इसलिए मेरे जो बोर्ड्स थे वो 2 अप्रैल को खत्म हुआ। उसके बाद सर जो जीएस का पार्ट था, पार्ट को उतना क्लियर। उसके बाद सर आपकी पेन ड्राइव खरीदी मैंने, उससे कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक थे, तो मैथ्स कोई हर्डल नहीं रहा मेरे प्रिपरेशन के बीच में। बट सर इसमें मेरी टीएस की एक एंट्री आ गई थी, टीएस की एंट्री आ गई थी भोपाल में। उसकी वजह से मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया एंट्री, जिसकी वजह से मैथ्स तो मेरा क्लियर हो गया, पर जो जीएस का पार्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। उसकी वजह से मेरे को 1 महीने का गैप था पेपर के बीच में। उसमें मैंने जीएस पढ़ा, पर वो हैज़ार्डली पढ़ा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। तो उसके बाद ये दिक्कत थी ना कि मेरी मतलब स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं थी जीएस पार्ट के लिए। मैथ्स मेरा क्लियर था, तो सर उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, एनालाइज किए प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहां से देखा कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, और वहां से एक स्ट्रेटेजी बना के फिर मैंने आउटपुट मतलब इनपुट डाला, और अब की बार दोनों क्लियर। वेरी गुड। अभिजीत, मैं चाहूंगा आप भी अपनी सक्सेस जर्नी बताएं पूरी बच्चों को, काफी अच्छा लगेगा बच्चों को सुन के। आप बिहार से हो तो आप पहले अपना बैकग्राउंड और अपनी जर्नी बताएं। हेलो सर, आई एम अभिजीत कुमार और आई हैव डन माय क्लास 12th इन 2019 फ्रॉम द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर। उसके पहले सर 10th तक मैं केवी में था, एंड फॉर 2-3 months आई वाज आल्सो इन क्लास 11th इन केवी, विवेक के साथ ही था सर। उसके बाद सबसे पहला मैंने एनडीए का अटेम्प्ट सर 2018 में एनडीए 2 2018 का दिया था, जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। और उसमें सर वो भी नहीं था कि मतलब क्वालिफाई हो जाएगा, बिकॉज माई प्रिपरेशन वॉज नॉट गुड। फिर हमारे बोर्ड्स के पेपर सर लास्ट 2 अप्रैल का थे, एंड आई रिटर्न टू माई होम एट ऑन 4th अप्रैल। उसके बाद बचे हुए टाइम में मैंने प्रिपेयर किया, बट उस टाइम भी श्योरिटी नहीं थी कि ये एनडीए का अटेम्प्ट होगा। तो एनडीए 2 2018 और 19 का जो फर्स्ट वाला था सर, दोनों में मेरे को कोई श्योरिटी नहीं थी। सो 21 अप्रैल को पेपर देने के बाद आई ऑर्डर्ड योर पेन ड्राइव। उसके बाद आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम 27 अप्रैल। मैंने पेन ड्राइव के सारे कोर्स कंप्लीट किए। उसी बीच में विवेक ने मेरे से पूछा कि कैसे प्रिपेयर कर रहा है, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि सर के वीडियोज है यूट्यूब पे, पहले देख ले, फिर उसके हिसाब से अगर लगे तो पेन ड्राइव ले लेना। उसके बाद सर इन सितंबर मैं क्लासरूम कोर्स के लिए भी आपके पास आया था, और अक्टूबर में तो सर डेंगू वगैरह हो गया था, तो फिर मैं रिटर्न आ गया था। 20-25 दिन की क्लासेस ऐसे मिस हो गई थी मेरी। फिर भी ऑन 17th जब मैं पेपर देने गया था सर, तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे कि इस बार पेपर क्लियर हो जाएगा। बट मेरे 336 ही मार्क्स आ पाए, और कट ऑफ 40+ थी।
फिर सर लेकिन उस टाइम ये हो गया था कि पेपर क्लियर हो जाएगा। अब मतलब कुछ क्वेश्चंस ही थे जो नहीं, गैट में कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट कर देता तो क्लियर हो जाते। तो उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू की। तो उसमें सर गैट के लिए मेरे को थोड़ा विवेक ने बताया कि ये सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इसको देख लेते हैं, बेसिक्स और स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि टाइम था अपने पास काफ़ी ज़्यादा। और फिर कोरोना आ गया तो इतना तो श्योर हो गया था कि अप्रैल में पेपर नहीं होगा, 1-2 महीने बाद लेट होगा, तो अपने पास काफ़ी टाइम है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वहाँ से हमने साथ में प्रिपरेशन शुरू किया। हम हमेशा कांटेक्ट में रहते थे सर, मैं और विवेक हर चीज़ डिस्कस कर लेते थे। अगर मेरे को कुछ नया मिला या उसको कुछ मिला तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेते थे सर। स्ट्रैटेजी इसके लिए हमने जैसे सर बहुत बच्चे स्मार्ट वर्क के चक्कर में क्या सिलेबस स्किप करते हैं, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा सर कि स्मार्ट वर्क बस स्ट्रैटेजी बनाने तक ही काम आता है। उसके बाद जब रियल प्रिपरेशन आपकी शुरू होगी तो उसमें आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। जैसे हमने किया था सर, लास्ट 10 ईयर के पेपर्स हमने पूरे डाउनलोड किए, तो हमारे पास 20 पेपर्स हो गए थे। हमने सारे पेपर को एनालाइज किया एक एक करके, और गैट वगैरह का पेपर देखा तो एक ट्रेंड समझ में आ गया कि किस सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा हम यूट्यूब से तो वो तैयार कर ही रहे थे अपना गैट पार्ट। मैट के लिए भी सर मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब जैसे कैलकुलस और वेक्टर्स वगैरह मेरे स्ट्रॉन्ग थे, तो पहले मैंने इन पार्ट को कंप्लीट पहले कर लिया और ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद किया। फिर जो वीक पार्ट थे मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया। ये बता रहा हूँ सर 19 का जो 144th कोर्स के लिए था उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही मैंने करके प्रिपरेशन की, और जब 20 वाले पेपर के लिए सर प्रिपेयर कर रहा था तो मैथ्स तो ऑलरेडी डन था सर, आपके पेनड्राइव कोर्स से तो सब सारे बेस क्लियर हो गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसको बस हम रोज रिवाइज कर रहे थे, पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो और मेरा ऐसा जैसे विवेक का है कि वो अगर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था तो उसके अच्छे नंबर आते थे, और मेरा था सर मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर पहली बात तो कर नहीं पाता था, 70 + 75 इतने अटेम्प्ट होते थे, तो उससे ज्यादा अगर मैं करता था तो गलतियां भी ज्यादा शुरू हो जाती थी। तो मैं अपने एक्यूरेसी पे वर्क कर रहा था बिकॉज आई न्यू दैट इट वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो एक्यूरेसी पे मैंने किया, तो मैं अगर 70-75 क्वेश्चन करता था तो मैक्सिमम 5 से 6 गलत होते थे। तो वैसे हमने वर्क किया। और सिलेबस प्रायोरिटाइज करने की बात सर, कि पेपर को पहले एनालाइज किया हमने, और सारे सेक्शंस हमने सॉर्ट आउट कर लिए कि पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऐसे करके हमने किया। तो स्मार्ट वर्क सर वहीं तक काम आ रहा था हमारे। उसके बाद तो सर जब रियल पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसमें हार्ड वर्क ही चाहिए। और ऐसे करके हमने प्रिपेयर किया, और जब 6 सितंबर को पेपर दे के आए तो कॉन्फिडेंट थे कि 400+ मार्क्स तो आने हैं, तो पेपर पक्का क्लियर है। तो उसके बाद हमने 2-3 दिन के बाद से मतलब साथ में एसएसबी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था उस टाइम तक, फोन पे हम आपस में डिस्कस कर लेते थे पिक्चर वगैरह। और एंड में सर जूनियर्स को मैं यही कहूँगा कि जो एनडीए का एग्जाम है उसको तो पहले लोग सोच रहे होते हैं कि इजी है ये। सर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वहां पे नॉलेज के साथ आपकी बैटल अगेंस्ट टाइम होती है, तो आपको वहां पे टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। तो दिमाग में अगर ये लेके चलेंगे कि ये पेपर बहुत इजी सा आता है या ये पेपर बहुत टफ होता है, तो पेपर क्लियर होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। तो इसको नॉर्मल एग्जाम की तरह ट्रीट करना चाहिए, जैसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम ट्रीट करते हैं। और शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं रहना है सर, क्योंकि ये पेपर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसमें से पिक करके, और पेपर तो आप पास हो जाएंगे, इतना होता है उसमें क्वेश्चन। तो इसके लिए सर वही प्रैक्टिस लगता है, थोड़ा एक्सपीरियंस सा, जैसे पुराने पेपर अगर सॉल्व कर रहे होते हैं तो पता चल जाता है। काफी सारे क्वेश्चन सर रिपीट कर जाते हैं, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स नहीं होते बट लगभग क्वेश्चन सेम ही होता है। या तो उसका टाइप क्वेश्चन का रिपीट कर जाएगा, या कभी कभी तो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बस 1-2 वर्ड का वो होता है, फेरबदल होता है। तो यही कहना चाहूंगा सर कि जो मतलब सीरियसनेस होनी चाहिए सर प्रिपरेशन में। सबसे पहली बात तो ये, उसको मजाक में नहीं लेना है कि इजी पेपर आता है, कम आता है, क्योंकि 120 क्वेश्चन इन 2.5 आवर इज नॉट अ जोक। सो यहाँ पे थोड़ा सीरियसनेस दिखना चाहिए सर। अच्छा ये बताओ आप कि विवेक, अभी क्योंकि अभिजीत कट हो गया है नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से, मैं ये जानना चाहूंगा कि जीएस में, क्योंकि अक्सर क्या होता है कई बार हम मैथ्स अच्छा करते हैं तो जीएस में पीछे रह जाते हैं,
जीएस करते हैं तो मैथ्स में पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों को पर्टिकुलर मुझे ऐसा लगता है कि जीएटी में, क्योंकि आप यहाँ से पढ़े हुए एमपीटेस से, जीएटी में काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप अपना, आपका पढ़ाई का पैटर्न क्या था जीएटी का, और आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सर जीएटी बेसिकली हमें डिवाइड करना होता है और हमें एक सिनेरियो पे देखना होता है। जैसे मैं हमेशा जब भी टॉपिक पढ़ता था मैं उसकी कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो पक्का निकालता था कि मतलब अगर मैं इतना इनपुट दे रहा हूँ तो क्या ये इतना आउटपुट दे देगा मुझे टॉपिक। जैसे सर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रियलाइज करोगे, मतलब निकालोगे, देखोगे उनको, तो आपको एक चीज पता चलेगी। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हमेशा जो करंट ओशंस है और उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और उससे पूछा ही जाता है। जैसे कोल्ड करंट्स हैं, हॉट वार्म करंट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर पीछे जाके मिडाइवल वगैरह कुछ देख लेना चाहिए क्योंकि इसमें से पोर्शन कम आता है। उसके बाद जैसे सिविक्स है, सिविक्स पूरा अगर आप पाथ फाइंडर से रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। और जैसे साइंस का पार्ट है, साइंस का पार्ट कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर से, जैसे बिल्कुल आप सही भी बात है। बताते हो सर। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, वो सीधा टिक कर जाते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं निकलते, अगर आप एक पॉइंट टू पॉइंट अगर पाथ फाइंडर से अच्छे से पढ़ लोगे ना तो फिर आपकी साइंस नहीं अटकने वाली। और बेसिकली अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है और बाकी ये इसमें से क्वेश्चंस निकाल देते हो आप, तो फिर आपका इजीली, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी मेरी कि मैट मेरा आराम से 150 160 के पार हो जाता था। तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी जीएस मेरा, जब मैं प्रैक्टिस करता था हर सेट प्रीवियस ईयर सेट्स, तो मेरे 300 प्लस हमेशा स्कोर आता था जीएस में। तो मेरा इतना श्योर था कि मैं 300 प्लस आराम से सिक्योर कर दूंगा जीएस में। और मैथ्स फिर मेरे को उतना बर्डन नहीं लगता था मैथ्स में। बिल्कुल सही है। अच्छा एक बार बताओ, अभिजीत और विवेक दोनों आप लोग, अभिजीत फिर से कनेक्ट हो गए। अभिजीत आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद अभी भी नेटवर्क वीक है, तो विवेक आप बताइए। मैं अभिजीत से बोलूंगा कि वो अलग से वीडियो बना दे जो हम इसके साथ ऐड कर देंगे। विवेक एक बार बताइए, एनसीईआरटी को लेके बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एनसीईआरटी की बुक को हमेशा हम बोलता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ, सब करता हूँ, फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि आपने दोनों निकाले एनडीए, तो आपका खुद का क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था और किस ढंग से एनसीईआरटी की बुक को कवर किया? सर बेसिकली एनसीईआरटी अगर कवर करनी है, एनसीईआरटी अगर 12th का बच्चा है और 11th का बच्चा है, मैं तो यही सजेशन देता हूँ कि वो स्टार्टिंग से अच्छे से प्रिपेयर कर लें बेसिक वहीं से। अगर आपने बेसिक वहां से निकाल दिए, तो मैंने उसके बाद RS अग्रवाल रेफर की थी मेरे मैथ्स के लिए, और वो बुक मैंने कम से कम 2 या 3 टाइम्स निकाली थी वेरी क्योंकि गुड। मेरे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर थे और इतने रिवीजन इतनी बार बुक निकाल दी तो क्वेश्चन याद थे और आंसर भी लगभग याद थे कई क्वेश्चनों। इसीलिए फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, फॉर्मूलेज अच्छे से याद थे। तो फॉर्मूलेज और जो बेसिक्स होते हैं वो एनसीईआरटी से क्लियर होते हैं, उसके बगैर आप नहीं जा सकते आगे। तो बिल्कुल ये सही सबसे बात है। ज्यादा फैक्टर है। कई बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि वो एक्चुअल में क्या होता है, या तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं या कम। मेरा मानना यह है, जो मैं हमेशा सलाह भी देता हूं, कि जो अभी आपने बोला ना बहुत, कि प्रॉफिट एंड लॉस जो देखते हुए, कि अगर मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो मैं इससे कितना गेन करूंगा, ये नहीं पढ़ रहा तो कितना लॉस करूंगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है तो बच्चा एनडीए में वेल प्लान तरीके से और स्मार्ट स्टडी से बहुत अच्छे से स्कोर निकाल सकता है। पर कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, जो आता है उसे पढ़ते जाते हैं, जो नहीं आता उसे छूते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप सबने एक बात सुनी होगी कि एनडीए में एनसीईआरटी की बुक की क्या हेल्प होती है। तो विवेक आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसा मैसेज, अब अभिजीत भाई साहब फिर डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं अभिजीत से बोलूंगा कि वो अपना वीडियो दे दे जिसको हम इसके साथ ऐड कर दें। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, जो कि अब इस साल एनडीए में अप्रैल में अपेयर होने वाले हैं? क्या वो करें और क्या नहीं करें, मतलब कौन सी चीजें जो नहीं करना चाहिए, जो मिस्टेक होती है, और क्या चीजें जिस पे ज्यादा ध्यान दें? सर एक्चुअली जैसे मैं 12th क्लास से निकला था, मेरे भी मतलब अंदर कॉन्फिडेंस था कि एनडीए तो है, ये निकाल लेंगे आराम से, क्या दिक्कत वाली बात है, 12th बेस ही तो आता है। वो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो एक डुबाता है बंदे को। सेकंड सर, बंदा हार्ड वर्क कर रहा है, जैसे मैंने किया था, हार्ड वर्क किए जा रहा था पर कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। जब तक स्ट्रेटेजी नहीं होती हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं। मेरे सही बात। और अभिजीत की एक ही स्ट्रेटेजी थी, स्मार्ट वर्क करेंगे किसमें, चैप्टर्स और ये सब प्रायोरिटाइज करने में। अगर कैलकुलस है, कैलकुलस से 20 क्वेश्चन आते हैं और मैं सबसे कम टाइम में कर सकता हूँ, तो वो पहले मैं खत्म करूँ।
ट्रिग्नोमेट्री है जो बेसिक क्लियर करता है सारे सब्जेक्ट्स का, जो टॉपिक्स हैं आगे, तो वो पहले क्लियर करूंगा। मतलब ऐसे प्रायोरिटाइज कर लो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जिसमें से टाइम कम लगता है। बिल्कुल अगर सही वो बात है। क्लियर हो गया, जीएस पार्ट पे आओ। जीएस पार्ट में भी वैसा ही करो, टॉपिक्स प्रायोरिटाइज कर लो। ज्योग्राफी में से 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसमें से भी कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस से, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के। अगर वो क्लियर हो गए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप क्लियर तो वैसे ही कर जाओगे। 90 क्वेश्चन में आपके बहुत बहुत नंबर अच्छा बन स्कोर होगा, जाएंगे, बिल्कुल सही 300। बात है। और मैथ्स तो सर जो आपसे पढ़ रहा है उसके बेसिक्स तो ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि क्लियर नहीं होंगे। और बस जीएस पे थोड़ा मतलब मैंने सर एक्चुअली आया नहीं था, मैं अटेंड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ माई एसएसबी आपकी क्लास, तो जो जीएस पार्ट की थी, इसीलिए सर जीएस का मुझे पता नहीं। पर मैथ्स सर मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और वहां से वेरी गुड। बेसिक क्लियर हो गए और फिर इजीली निकल गया। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए विवेक ने जैसा बताया कि एक स्मार्ट स्टडी, एक प्रॉपर बैलेंस पढ़ाई और एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ कि कब क्या करना है, किस टॉपिक को पढ़ने के एडवांटेज हैं, किसको नहीं है, ये सब चीजें एकदम 12th के बाद बिल्कुल सही बोला। एनडीए का पेपर देख के लगता है बहुत इजी निकाल लेंगे, तो कई लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर 12th के बाद ये गड़बड़ कर देते हैं कि अरे ये तो जेई से बहुत इजी है, पर एक्चुअल में क्या होता है वहां पर इजी पेपर में मिस्टेक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वही बिल्कुल वैसा है, खाली रोड पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसा एनडीए के साथ होता है, पर इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। और मैं आप सब बच्चों को भी यही बोलूंगा कि हमें हमारी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। तो विवेक ने, अभिजीत ने वो सारी गलतियों को ढूंढा और देखिए दोनों एनडीए 1 एनडीए 2 क्लियर किए। अब दोनों की एसएसबी, अभी एसएसबी 1 देना है इनको, फिर एसएसबी 2 भी देना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों अच्छे से निकालेंगे। विवेक आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सेट निकाल रहे हो, तो अपना मतलब स्ट्रॉन्ग जोन देख लो। अब जैसे अभिजीत का स्ट्रॉन्ग जोन था कि उसके जितने भी करता था उसकी एक्यूरेसी सही आती थी। अगर वो 60 करता तो 55 सही होते थे। मेरे साथ वैसा नहीं था। मैं अगर 70 करता था तो मेरे कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन गलत। इसीलिए मैं हमेशा 100+ अटेम्प्ट करता था, जिसकी वजह से आराम से कंपनसेट होके मेरे नंबर अच्छे बनते। तो वो प्रैक्टिस में आपकी स्ट्रेंथ्स निकाल लो कि मैं अगर ज्यादा क्वेश्चन करूंगा तो मेरे अच्छे नंबर बन रहे हैं या मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है बिल्कुल सही बात एग्जाम बोली टाइम में। विवेक, ये बिल्कुल सही बात है कि हर इंसान को, देखिए मैं हमेशा मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर हमें कोई जानता है तो हम खुद हैं। तो हमें हमारा असेसमेंट करना आना चाहिए। जैसे अभिजीत का एक्यूरेसी हाई था, वो कम करता था, राइट करता था, आपको पता था कि आपके 10-15 गलत होते हैं, आपने उसका कंपनसेशन कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा और ये वाली मिस्टेक दूर कर दूंगा। अभिजीत फिर कनेक्ट हो गए। अभिजीत अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बच्चों को दीजिए, नहीं तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अलग से मुझे क्लिप बना के दें जो इस वीडियो के साथ मैं ऐड करूंगा। लगता है अभिजीत के पास शायद अभी भी आवाज नहीं जा पा रही है। तो एनीवे विवेक, सेशन एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभिजीत का भी सेशन इंक्लूड कर दूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आपने रिटर्न को अच्छे से निकाला है, हो सकता है भगवान ने चाहा भी और आपकी अगर मेहनत अच्छी रही, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से देना एसएसबी। एसएसबी का मतलब एक ही चीज होती है, आप खुद क्या है, अंदर से आप क्या हैं, वो डिपेंड करता है एसएसबी में, और उस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो पूरी उम्मीद है कि आप एसएसबी भी निकालेंगे, और फिर से हम एक नए इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। आप दोनों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट परफॉर्म करो और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ो और खुश रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।